विद्यार्थियों, हम लोग अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर बात कर रहे हैं और इसके पहले आप लोग 3 भाग देख चुके हैं, भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3। इसमें हमने विद्युत आवेश, आवेशों के बीच लगने वाले बल और विद्युत क्षेत्र यहाँ तक की बात पूरी कर ली थी। आज हमारा ये जो पार्ट है ये भाग 4 है और भाग 4 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र और एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि द्विध्रुव रखा हुआ है तो वह किस तरीके से व्यवहार करता है। तो हम इन सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव से। विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? तो परिभाषा देख लेते हैं। दो समान एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश। आवेशों के मान कैसे होना चाहिए? समान। और प्रकृति कैसी होना चाहिए? विपरीत। एक दूसरे से सूक्ष्म एवं नियत दूरी पर स्थित हो। उन आवेशों के बीच की दूरी सूक्ष्म हो तथा नियत हो, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप चित्र में देखिएगा, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। दोनों के मान समान है। इसकी मात्रा Q है तो इसकी मात्रा भी Q है। तो एक प्लस Q आवेश है, दूसरा माइनस Q आवेश है। दोनों एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी 2L पर स्थित हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को 2L से प्रकट करते हैं। ये नियत दूरी है और इसका मान सूक्ष्म है, तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने चित्र में AB के द्वारा प्रकट किया है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ये जो 2L है ना, ये द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है और इसे 2L से प्रकट किया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण। अब जैसे कोई आवेश होता है तो उस आवेश का मान होता है। यह एक विद्युत द्विध्रुव है, तो इस द्विध्रुव के आघूर्ण की बात करना पड़ेगी। तो विद्युत आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी। कोई भी एक आवेश ले लें और उनके मध्य की दूरी इन दोनों का यदि गुणा कर दें तो आप देखिएगा कि इसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रकट किया जाता है। संकेत है इसका स्मॉल p। तो स्मॉल p बराबर क्या लिखेंगे? आवेश गुणित द्विध्रुव की लंबाई Q इंटू 2L। तो P बराबर लिख पाएंगे Q इंटू 2L। और यदि आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो P बराबर 2QL। सामान्य रूप से हम इसको इस समीकरण के द्वारा प्रकट करते हैं। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक हुआ। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, अर्थात इसकी दिशा होती है और इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। यानी कि यदि P की दिशा को प्रकट करना है तो हम P की दिशा को कैसे प्रकट करेंगे? P की दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर। और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम गुणित मीटर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो हम इसको कूलाम इंटू मीटर से प्रकट करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। सामान्यतः तो 2 स्थितियों में हम बात करते हैं। एक कहलाती है अक्षीय स्थिति और दूसरी कहलाती है निरक्षीय स्थिति। तो दोनों स्थितियों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। माना कि AB एक द्विध्रुव है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि A और B एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश का मान स्मॉल q है। द्विध्रुव पर आवेश स्मॉल q है और द्विध्रुव की लंबाई 2L है। ये लंबाई इसकी 2L है। तो AB एक द्विध्रुव है, आवेश का मान प्लस q और माइनस q है और इसकी लंबाई 2L है। ये इसका मध्य बिंदु है। O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से r दूरी पर, ये मध्य बिंदु और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये स्थिति कहलाती है अक्षीय स्थिति। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से संबंधित अक्ष को अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। और इस स्थिति में यदि बिंदु P स्थित है तो हम इसकी स्थिति बताएंगे अक्षीय स्थिति है। तो ये P बिंदु स्थित है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमने पहले बात की है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है। तो कूलॉम के नियम से हमने व्यंजक निकाला हुआ है, हम उसी से आगे बढ़ेंगे। तो कल्पना कीजिए कि बिंदु A पर एक प्लस Q आवेश है और प्लस Q आवेश के कारण से P बिंदु पर तीव्रता का मान कितना है। तो हम लिख लेते हैं कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता का मान कितना है। अगर उसको EA से प्रकट कर दें तो EA
बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 q अपॉन a से लेकर p के बीच की दूरी, तो इसे हम लिखेंगे r माइनस l का वर्ग। ध्यान दीजिएगा ये पूरी दूरी जो है वो 2l है, तो मध्य बिंदु से a की दूरी l हुई, मध्य बिंदु से p की दूरी r है, तो r में से इस l को हम घटा देंगे तो बच जाएगा a से लेके p तक की दूरी, और उसको प्रकट करेंगे r माइनस l। ये दूरी l के बराबर है और वैसा ही ये वाली दूरी भी l के बराबर है, तो पूरी दूरी में से l कम कर देंगे तो AP बचेगा, तो r माइनस l का वर्ग। ये बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक आ गया। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं कि इस माइनस Q के कारण से P बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, तो उसको अगर EB से प्रकट कर दें तो EB का मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R प्लस L का वर्ग। ध्यान दीजिएगा मध्य बिंदु से P की दूरी R है और मध्य बिंदु से B की दूरी L है, तो B से लेकर P तक की कुल दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो ये हमारी समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अब आप देखिए चित्र में धन आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर है और ऋण आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर है। क्योंकि तीव्रता के लिए हम क्या करते हैं कि एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं, तो एकांक धनावेश को हमारा प्लस Q आवेश प्रतिकर्षित करेगा और माइनस Q आवेश आकर्षित करेगा, तो इस कारण से EA की दिशा बाहर की ओर है और EB की दिशा अंदर की ओर है। तो आइए अब हम परिणामी तीव्रता की बात कर लेते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, इसको यदि E से प्रकट करें तो E बराबर हम लिख सकते हैं EA माइनस EB। EA और EB एक दूसरे के विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस कर दिया। तो अब आप EA और EB के मान रखकर E के मान की गणना कर सकते हैं। तो E बराबर क्या प्राप्त होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लें, Q भी कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा 1/R माइनस L का वर्ग माइनस 1/R प्लस L का वर्ग। अब LCM लेकर हल कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q और अंदर आएगा ऊपर 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का वर्ग। ये व्यंजक प्राप्त होता है हमें। इस को हल करने पर लघुत्तम ले लेंगे और हल करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम, तो E बराबर क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0, इसको लिख लेते हैं 2QL गुणित 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग, या E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और 2QL की जगह स्मॉल p लिख देते हैं, तो 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये व्यंजक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक द्विध्रुव के कारण से अक्षीय स्थिति में। अब इसमें एक विशेष बात आती है कि जैसा हम परिभाषा में कह रहे हैं कि द्विध्रुव की लंबाई सूक्ष्म होती है, तो यदि L बहुत छोटा है R से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम इस L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, तो R की घात 4 आ जाएगी, एक R कट जाएगा तो R की घात 3 बचेगी। तो E बराबर हो जाएगा हमारा व्यंजक 1/4 एप्सिलॉन 0 2p अपॉन R क्यूब। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हुआ अक्षीय स्थिति के अंदर। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के लिए। तो माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश Q है। यहाँ देखिएगा चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है। तो प्लस और माइनस Q आवेश दोनों एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है, जिसे हम द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है जिसको O से प्रकट किया गया है। मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। मध्य बिंदु से गुजरने वाली अभिलंबवत रेखा पर स्थित बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो P बिंदु यहाँ स्थित है और P बिंदु की दूरी O से स्मॉल r है, ये वाली दूरी स्मॉल r के बराबर है, O से P की दूरी।
और इस बिंदु पर हमको तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आइए, तो हम सबसे पहले बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण से तीव्रता का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम P बिंदु पर एकांक धनावेश की कल्पना करें। तो प्लस Q आवेश एकांक धनावेश को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, जिसको हमने EA से प्रकट किया है। तो P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता EA बराबर लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, और दूरी क्या है A से लेकर P तक। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरी दूरी 2L है, तो ये आधी दूरी कितनी हो गई L, और ये दूरी R है, तो इस समकोण त्रिभुज में ये वाली दूरी हो जाएगी हमारी रूट ऑफ R² प्लस L²। तो A से लेके P के मध्य की दूरी रूट ऑफ R² प्लस L² है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो R² प्लस L² प्राप्त होगा। तो बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता EA का ये व्यंजक हुआ। इसी प्रकार से हम बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन, यहाँ पर भी देखिएगा दूरी वही होगी रूट ऑफ R² प्लस L², क्योंकि ये दूरी L है, ये दूरी R है, तो ये विकर्ण हुआ और विकर्ण का मान रूट ऑफ R² प्लस L² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्गमूल हट जाएगा तो R² प्लस L²। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने ये दोनों समीकरण लिख ली हैं कि बिंदु A पर बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण से इतनी तीव्रता होगी, बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण से इतनी तीव्रता होगी, चूंकि प्लस Q आवेश को प्लस 1 आवेश को माइनस Q आवेश आकर्षित करेगा, तो EB की दिशा अंदर की ओर होगी अर्थात B की ओर होगी, और EA की दिशा A से दूर होगी। हमारा कि ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण भी थीटा है, दोनों कोण थीटा है, तो ये वाले दोनों कोण भी थीटा हो जाएंगे, अर्थात EA और EB के बीच में कितना कोण हो गया, 2 थीटा हो गया। अब हमें परिणामी तीव्रता की बात करना है कि परिणामी तीव्रता कितनी होगी। तो परिणामी तीव्रता माना कि E है, ये परिणामी तीव्रता को प्रकट करता है, तो इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगी। तो सदिश योग ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर बल समानांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग कर लेते हैं। तो E² बराबर लिख पाएंगे EA वर्ग प्लस EB वर्ग प्लस 2 EA EB cos 2 थीटा, क्योंकि कोण कितना है, 2 थीटा है दोनों के बीच का, तो cos 2 थीटा हो जाएगा। अब आप E वर्ग लिख सकते हैं, E वर्ग बराबर, देखिए EA और EB के मान समान है, इसलिए हम उसको कॉमन लेकर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ये EA भी है और EB भी है, तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 cos 2 थीटा। EA और EB कॉमन आ गया, और EA और EB का गुणा भी ये हो जाएगा, तो ये कॉमन आ गया। अब इसको और हल कर लेते हैं, तो E² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² प्लस L² और इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो 2 प्लस 2 और cos 2 थीटा को खोल लें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर -1 लिख देते हैं, ये सूत्र हो गया हमारा, और इसको कोष्टक को एक बार बंद कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये वाला सूत्र जो है वो cos 2 थीटा का है। अब 2 का गुणा कर दें, अंदर नए पेज पर आ जाए, तो हमारी समीकरण बन रही है E वर्ग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R वर्ग प्लस L वर्ग का वर्ग और 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये -2 और ये +2 दोनों कट गए। अब 4 cos स्क्वायर थीटा और उसका मल्टीपल क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² प्लस L² का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो हम इसको वर्गमूल ले लेंगे तो E आ जाएगा, तो E का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R वर्ग प्लस L वर्ग और 4 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, 4 का वर्गमूल 2 और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा। अब एक बार चित्र में देख लें, ये कोण थीटा है, तो ये कोण ये हो गया आधार
और ये हो गया विकर्ण आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 2 cos थीटा की जगह हमने लिखा है एल अपॉन वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा सा और हल कर लेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और देखिए 2 q इंटू 2l स्मॉल p से प्रकट होता है द्विध्रुव आघूर्ण और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। तो ये द्विध्रुव के कारण से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हुआ। अब यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा लें कि यदि L का मान कम है यानी कि L बहुत छोटा है R से, तो ऐसी स्थिति में आप इस L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो R वर्ग से ये 2 कट जाएगा तो R क्यूब बचेगा। तो E बराबर लिखेंगे हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब। तो ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है तब जब द्विध्रुव की लंबाई नगण्य है। अब बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। यदि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। तो ये एक द्विध्रुव है, आवेश का मान क्यू तथा द्विध्रुव की लंबाई 2l है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना कि ये द्विध्रुव जो है ये एक समान विद्युत क्षेत्र समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है, इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल E क्यू क्रियाशील है। ये प्लस क्यू आवेश है, इसको विद्युत क्षेत्र इस ओर खींचेगा और बल का मान कितना होगा, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस दिशा में लगने वाला बल ई क्यू है। और इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल ई क्यू क्रियाशील है। ये माइनस क्यू आवेश है तो इस पर बल विपरीत दिशा में लगेगा और इसका मान भी क्या हुआ, ई क्यू होगा। अब दो बल हो गए, एक ई क्यू विद्युत क्षेत्र की दिशा में, दूसरा ई क्यू विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो बल युग्म के कारण से बल युग्म का आघूर्ण होगा। तो कितना बल युग्म का आघूर्ण होगा वो निकाल लेते हैं। तो बल युग्म के आघूर्ण को हम प्रकट करते हैं टाउ से। तो टाउ बराबर होता है बल गुणित लंबवत दूरी। बल का मान है क्यूई और लंबवत दूरी कितनी हुई, देखो ये बल इस दिशा में है, ये बल इस क्रिया रेखा पर कार्य कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी AC के बराबर है। तो बल गुणित लंबवत दूरी हम लिख देते हैं यहाँ पर AC। ये लंबवत दूरी है। टाउ बराबर QE वही रहने दें और AC को हम इस समकोण त्रिभुज से अगर देखें, ABC समकोण त्रिभुज है और ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गया, ये विकर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो AC को लिख सकते हैं AB sin थीटा। त्रिकोणमिति से AB sin थीटा लिख दिया और AB किसके बराबर है, 2l के बराबर है। तो यहाँ हम 2l लिख देंगे। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, QE गुणित 2l sin थीटा। Q इंटू 2l को द्विध्रुव आघूर्ण से प्रकट कर दें स्मॉल p, तो स्मॉल p E sin थीटा। ये लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक हो गया कि अगर किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर इतना बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। ये अधिकतम और न्यूनतम क्या होगा, तो जब थीटा का मान 0 या 180 डिग्री होगा तो उस स्थिति में देखो साइन 0 या साइन 180 0 होता है, तो उस समय इसका मान न्यूनतम होगा और वो मान होगा 0। और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो उस स्थिति में साइन 90 का मान 1 होता है, अधिकतम होता है। तो बल आघूर्ण का मान मैक्सिमम होगा और ये मान हो जाएगा PE के बराबर। तो अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण PE के बराबर लगेगा। और कब लगेगा, जब कोण का मान 90 डिग्री होगा।
न्यूनतम मान 0 होगा और ये कब होगा, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा। तो जब P और E दोनों एक ही दिशा में होंगे उस स्थिति के अंदर न्यूनतम बल क्रियाशील होगा, और जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तो उस समय उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान अधिकतम होगा। अब बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E है और इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है AB, माना कि ये कुछ कोण बनाते हुए रखा गया है, इस कोण को हम थीटा नाम दे देते हैं, तो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो AB एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश का मान प्लस Q और माइनस Q है, ये आवेश प्लस Q है और यहाँ पर आवेश माइनस Q है। द्विध्रुव की लंबाई 2L है, A से B के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण टाउ क्रियाशील है, तो टाउ का मान जैसा कि अभी हमने देखा है कि टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। इतना बल युग्म का आघूर्ण इस पर क्रियाशील है। तो द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य dW कितना होगा, तो यदि हम घुमाना चाहते हैं तो घुमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन टाउ d थीटा, इससे प्रकट होता है। टाउ की जगह पर हम लिखेंगे PE sin थीटा d थीटा। अब यदि इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाना हो, θ1 डिग्री से θ2 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। dW बराबर PE बाहर आ जाएगा और θ1 से θ2 तक sin थीटा d थीटा। अब इसको हल कर लेंगे तो कुल कार्य की गणना हो जाएगी। तो कार्य W बराबर हो जाएगा PE और sin थीटा का समाकलन होता है माइनस cos थीटा और लिमिट हो जाएगी θ1 से θ2 तक। अब आप लिमिट रख दें तो W बराबर PE, चूंकि माइनस है इसलिए मैं cos θ1 पहले लिख देता हूं, तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये किसी भी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक आ गया कि यदि हम उसे घुमाना चाहते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने के लिए। अब यदि द्विध्रुव प्रारंभिक स्थिति में विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, तो यदि θ1 0 डिग्री है मान लिया थोड़ी देर के लिए, और θ2 θ डिग्री है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसका व्यंजक हम लिख देंगे W बराबर PE और cos 0 का मान 1 माइनस cos थीटा। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है, और ऊपर वाली समीकरण बताती है कि किसी भी कोण θ1 से θ2 तक घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का मान Q तथा द्विध्रुव की लंबाई 2L है। तो मान लेते हैं कि ये एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है, और इसकी जो लंबाई है वो 2L से प्रकट की गई है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो माना कि ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, इस स्थिति के अंदर है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये द्विध्रुव है हमारा। ये इसकी स्थितियां बता रखी है हमने, तो ये लंबवत स्थिति है और ये थीटा कोण पर स्थिति है। तो थीटा कोण पर रखा हुआ है तो इस प्रकार से नजर आएगा, और लंबवत है तो इस प्रकार से नजर आएगा। विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ क्रियाशील है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य थीटा कोण पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को प्रकट करता है। समझ लें कि द्विध्रुव को हमें घुमाना है, कहां से घुमाना है, लंबवत दिशा से। लंबवत यानी कि जो हमने प्रारंभिक स्थिति बताई ना इसकी,
चाहे तो इसको A1 B1 से नाम दे दें, तो A1 B1 से हम इसको थीटा कोण तक घुमाएंगे। कहां तक घुमाना है? A2 B2 तक घुमाना है, मतलब यहां से घुमाकर यहां तक लाएंगे। तो यहां से यहां तक घुमाने में जितना कार्य करेंगे वो कार्य किस रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्लियर है? लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर है। हम कार्य के लिए व्यंजक निकाल चुके हैं कि θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में हमें इतना कार्य करना पड़ता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये कार्य का व्यंजक हुआ। और यदि θ1 बराबर 90 डिग्री यानी कि प्रारंभिक स्थिति 90 डिग्री अभिलंबवत और θ2 बराबर θ डिग्री, तो ये जो कार्य होगा ये क्या कहलाएगा? थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। इसका मतलब आप u थीटा लिख पाएंगे, तो u थीटा बराबर हो जाएगा PE और cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 का मान 0 होता है, तो u थीटा बराबर क्या आ जाएगा? माइनस PE cos थीटा। तो ये थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो u का मान जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस PE के बराबर। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, तो cos 180 का मान होता है -1, और माइनस माइनस प्लस होने से u का मान मैक्सिमम होगा, तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी PE के बराबर। और वो कब होगी? जब द्विध्रुव हमारा विपरीत दिशा में हो, तो उस स्थिति के अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा और वो प्लस PE के बराबर होगा। और यदि थीटा का मान 90 हो, तो क्या होगा? u 90 बराबर होता है 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। तब आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमने प्रारंभिक स्थिति अभिलंबवत क्यों ली, क्योंकि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है। तो अब इस स्थिति से जब हम घुमाकर थीटा तक लाएंगे, तो जो भी कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये हमारा द्विध्रुव से संबंधित समस्त बात हो गई। अब आगे की बात हम लोग नए वीडियो में करेंगे, जो कि पार्ट 4 होगा।